ऊपरी तौर पर मैं बस एक साधारण स्पाइडरमैन हूं, लेकिन छिपकर मैं ओमनिट्रिक्स का मालिक हूं, एक ऐसा टीनेजर जो लाखों एलियंस में बदल सकता है। पीटर अभी भी इस उलझन में फंसा है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, लेकिन मैं खुद पहल करके इस कहानी में होने वाली दुखद मौत को पहले ही मिटा देना चाहता हूं। सीधे आयरन मैन से टक्कर लेने की मेरी औकात सिर्फ इसलिए है क्योंकि 15 साल पहले मैं मार्वल की दुनिया में आ गिरा था। मैं पीटर पार्कर का मौसेरा भाई बेन पार्कर बन गया, और आंटी में ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जब मैं 10 साल का था, तब टॉयलेट में मुझे किस्मत से ब्रह्मांड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ओमनिट्रिक्स मिल गई। वह छोटा सा टूटा फूटा घड़ी जैसा डिवाइस लाखों एलियन जातियों में बदल सकता था। मैंने सोचा था कि आयरन मैन को मुक्का मारूंगा और वेनम को पैरों तले रौंद दूंगा, लेकिन किसे पता था कि इस छोटी घड़ी को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ऑसबॉर्न कंपनी की ट्रिप के दौरान मेरी नजर उस म्यूटेंट मकड़ी पर पड़ी। मैं पीटर का हक छीनना नहीं चाहता था, बस यह चाहता था कि वह पीटर को काटने के बाद मुझे भी एक बार काट ले, ताकि मेरी यह घड़ी चालू हो जाए। लेकिन वह मकड़ी जैसे अपना मिशन पूरा करके पीटर को काटते ही टेबल पर अकड़ कर मर गई। मैंने पीटर के बालों के जरिए ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की, पर घड़ी केवल बुद्धिमान जातियों का डीएनए दर्ज करती थी और मकड़ी उस गिनती में नहीं आती थी। मैं सीरम निकालना चाहता था, लेकिन न उपकरण थे, न तकनीक। मेरे सामने बस एक पागलपन भरी, खतरनाक चाल बची थी, उस जहरीली मकड़ी को जिंदा निगल जाना। मैंने आंखें बंद की और मकड़ी को मुंह में डाल लिया। अगले ही पल असनीय दर्द फट पड़ा। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर अनगिनत मकड़ियां अंगं को कुतर रही हो और जहर नसों के सहारे दिमाग तक घुस रहा हो। दर्द के मारे मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिर पड़ा। आंखों में खूनी लाल नसें भर गईं, त्वचा के नीचे घनी गांठें निकल आईं, दांत मुंह फाड़कर बाहर आने लगे और खून की प्यास पागलों की तरह बढ़ने लगी। मैंने कांपते हुए अपनी कलाई को देखा। 5 साल से मौन पड़ा ओमनिट्रिक्स अब भी पूरी तरह काला था। मैं दाव हार चुका था। थकच कथक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आंटी में की आवाज आई, छोटे बेन, तुम ठीक तो हो? मेरा पूरा शरीर जम गया। इस वक्त मेरे गालों से 6 लाल खूनी आंखें निकल आई थीं और पलकों को चीरकर रोए बाहर आ रहे थे। मैं किसी जिंदा दानव जैसा लग रहा था। मैं कहना चाहता था कि वह चली जाए, पर गले से सिर्फ एक भारी, फटी हुई गुर्राहट निकली। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? क्या बुखार है? दरवाजे का हैंडल घुमा, दरवाजा खुला और रोशनी कमरे में आई। निराशा ने मेरा दिल जकड़ लिया। ठीक उसी पल मेरी कलाई की घड़ी से चकाचौंध कर देने वाली हरी रोशनी फूटी। गंभीर डीएनए इन्फेक्शन का पता चलते ही ओमनिट्रिक्स जबरदस्ती चालू हो गया। हरी रोशनी ने मेरे पूरे शरीर को ढक लिया और बेकाबू फैल रहे मकड़ी के जीन को धीरे धीरे दबाकर ठीक करने लगी। आंटी में तेज रोशनी से आंखें बंद कर बैठीं। जब उन्होंने दोबारा देखा, तो मैं बस कंबल में लिपटा बिस्तर पर पड़ा था और चेहरा पीला था। हाय, मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। आंटी मैंने मेरा माथा छुआ और बड़बड़ाई कि पीटर स्कूल में किसी से लड़ पड़ा है और उन्हें उसे लेने जाना है। मुझे ठीक ठाक देखकर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, दरवाजा बंद किया और चली गईं। मैंने कंबल हटाया। मेरी बाहों पर अब भी हल्की मकड़ी जैसी रेखाएं थीं और घड़ी हरी रोशनी से चमक रही थी। एनर्जी अपर्याप्त, डीएनए रिपेयर में 1 मिनट 37 सेकंड बाकी है। एस्टरिस्क। मैं खिंचकर हंस पड़ा। जो तकनीक ब्रह्मांड उड़ा देने का दम भरती है, वह भी बैटरी की कमी से जूझ रही थी। 1.5 मिनट बाद मेरी विकृति पूरी तरह मिट गई। मैंने मुट्ठी भींची। मेरी ताकत और इंद्रिया हर स्तर पर बढ़ चुकी थीं, यानी मकड़ी की शक्ति बच गई थी। अगले ही पल घड़ी का डायल नीला हुआ, कैलिब्रेशन मोड में गया और एलियन जीन का रैंडम सिलेक्शन शुरू हुआ। 10 लाख में से 10 चुने गए। मैंने सांस रोक ली। नीली रोशनी हटते ही मैंने घड़ी का सेंटर खोला। हीट ब्लास्ट, वाइल्ड मट, डायमंड हेड, XLR 8, ग्रे मैटर, 4 आर्म्स, पहली पीढ़ी के 10 हीरो पूरे थे। मारक क्षमता, स्पीड, दिमाग, पूरी टीम एकदम बैलेंस्ड थी। खासकर ग्रे मैटर, गैल्वन प्रजाति की बुद्धि, जो थ्योरी के हिसाब से घड़ी की सारी पाबंदियों को तोड़ सकती थी। तभी सीढ़ियों से आती आहट को मेरी तेज सुनने की क्षमता ने तुरंत पहचान लिया। वह पीटर था। दरवाजा खुला। पीटर अभी कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी आंखों में देखते ही जम गया। एक ही जैसी सुपर पावर की वाइब्स हवा में टकराने लगी। मैंने कहा, तुम्हें भी मकड़ी ने काटा है ना? वह आंखें फाड़े देखता रहा। मैं बिस्तर के सहारे टिका और धीमे से बोला, सच कहूं तो मैंने उस मकड़ी को खा लिया था। पीटर वहीं सुन रह गया। होश आते ही वह एक्साइटेड हो गया और पुराना कंप्यूटर खंगालकर ऑसबॉर्न की रिसर्च और कट कॉर्नर्स की जानकारी निकालने लगा। वह इस म्यूटेशन का सच और अपने माँ बाप से जुड़ी कड़ियां जानना चाहता था। उसने मुझे साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? यह तो सुपर पावर है भाई। हम सुपर हीरो बन सकते हैं। सुपर हीरो, ये शब्द मेरे अंदर जरासी भी लहर पैदा नहीं करते। मैं हीरो बनने की कीमत देख चुका था कि पीटर के आसपास के लोग एक एक करके कैसे चले जाते हैं। मैं हीरो नहीं बनना चाहता था। मैं बस आंटी में को सुरक्षित रखना चाहता था और हर खतरे को शुरू होने से पहले ही कुचल देना चाहता था। ऑसबॉर्न के झनेटों में मैं नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन वह डकैत, जो इस कहानी में तय रूप से मौत लाएगा, उसे मुझे पहले ही खत्म करना था। मैंने पीटर को बाहर निकाला, दरवाजा बंद करके भीतर से कुंडी लगाई और ओमनिट्रिक्स का बटन दबाया। हरी रोशनी चमकी और मैं हथेली जितने छोटे, ग्रे मैटर, में बदल गया। मशीनों और तकनीक का विशाल ज्ञान मेरे दिमाग में भर गया और सोचने की स्पीड 100 गुना बढ़ गई। मैंने घड़ी के मूल प्रोग्राम को हैक करने की कोशिश की, पर एजमित ने उसे इतना कसकर लॉक किया था कि फिलहाल कोई रास्ता नहीं मिला। फिर मैंने व्यावहारिक रास्ता चुना।
मेज पर चढ़कर 10 मिनट में कई दिनों का पेंडिंग फिजिक्स का होमवर्क निपटाया, फिर सीधा न्यूयॉर्क पुलिस के रिकॉर्ड सिस्टम को हैक कर लिया। यह मेरे लिए बच्चों का खेल था। मैंने फिल्टर लगाए, डकैती का आपराधिक इतिहास, क्वींस में सक्रिय, कलाई पर सितारे का टैटू। कुछ ही सेकंड में रिकॉर्ड सामने आ गया। डेनिस कैराडाइन, निचले स्तर का गुंडा, लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड और शहर से भागने से पहले एक आखिरी बड़ी लूट की तैयारी। वही था, वही आदमी जो कुछ दिनों बाद किसी भले इंसान को गोली मारकर स्पाइडरमैन के बनने की भारी कीमत वसूलने वाला था। मैंने सिस्टम बंद किया और ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर दिया। इस बार का बदलाव आधे घंटे तक चला था, ओरिजिनल कहानी के 10 मिनट से कहीं ज्यादा। मकड़ी के डीएनए ने मेरी ढलने की काबिलियत बढ़ा दी थी और एलियन बनने की टाइम लिमिट लंबी कर दी थी। आधा घंटा बहुत कुछ निपटाने के लिए काफी था। अगले दिन सुबह मैंने आंटी में से कहा कि दोस्तों से मिलने जा रहा हूं और जल्दी निकल पड़ा। मैं सीधे डेनिस के पास नहीं गया, पहले हेल्स किचन के आसपास चक्कर लगाकर उसकी हरकतों को समझा। वह गुंडा सचमुच भागने की फिराक में था। एक तरफ चोरी का माल बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहा था, तो दूसरी तरफ भागने से पहले एक आखिरी बड़ा हाथ मारने की सोच रहा था। शाम के वक्त मैंने उसे एक बंद पड़ी फैक्ट्री में किसी से डील करते देखा। मौका एकदम सही था। मैं एक गली में घुसा, हाथ उठाकर ओमनिट्रिक्स दबाया और डायल को XLR8 फास्ट फ्लैश स्टार के सिंबल पर घुमा दिया। हरी रोशनी चमकी, मेरा शरीर पल भर में लंबा होकर बदलने लगा। काली चमड़ी पूरे शरीर पर छा गई, हाथ पैरों और लंबी पूंछ पर नीली धारियां उभर आईं, पैरों ने रोलर जैसी शेप ले ली और काला मास्क नीचे आ गिरा, जिसमें से केवल मेरी तेज त्रिकोणीय पुतलियां दिख रही थीं। किना फ्लैश प्रजाति का XLR8, पूरे ब्रह्मांड में अपनी भयानक स्पीड के लिए मशहूर एलियन। बस पैरों को हल्का सा हिलाते ही एक काली परछाई बनकर निकल पड़ा। रफ्तार इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से पकड़ना नामुमकिन था। कानों में बस हवा की चीख गूंज रही थी और सड़क के दोनों तरफ की इमारतें पीछे छूटती जा रही थीं। कई किलोमीटर की दूरी मैंने आधे मिनट से भी कम में तय कर ली। बंद फैक्ट्री के अंदर डेनिस अभी सौदा खत्म करके चोरी के पैसों को खुशी खुशी गिन रहा था और रातों रात शहर से भागने की प्लानिंग कर रहा था। उसे कुछ समझ आता, उसे पहले ही उसकी गर्दन के पीछे तेज दर्द हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छाया और वह बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसने खुद को हवा में उल्टा लटका पाया। नीचे कई मीटर गहरी खाली जगह थी, जरा सा हिलते ही शरीर झूलने लगता। अंधेरी फैक्ट्री में धूल और जंग की बदबू भरी थी। मैं कहाँ हूँ? डेनिस डर के मारे कांप रहा था, उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी। वह तो बस एक मामूली गुंडा था, आम लोगों को डराना उसके बस की बात थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर लटकते ही उसकी हवा निकल चुकी थी। डेनिस कैराडाइन, मेरी आवाज खाली फैक्ट्री में गूंजी। XLR8 की खास तेज डबल वॉइस उसमें खौफ भर रही थी। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लटकाया है? डेनिस बुरी तरह कांप गया और रोते हुए रेहम की भीख मांगने लगा। सर, मुझे नहीं पता। आपको पैसे चाहिए तो सब ले लीजिए, बस मुझे छोड़ दीजिए। वह मुझे साफ देखना चाहता था, पर मैं अंधेरे में खड़ा था। सिर्फ एक पतली, तेज और खूंखार परछाई दिख रही थी, जैसे झपटने को तैयार कोई शिकारी। मैंने एकदम ठंडे स्वर में कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए। डेनिस उसी पल टूट गया। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब था सीधा मौत। वह रो रोकर सफाई देने लगा कि उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अब कभी जुर्म नहीं करेगा और अभी सुधर जाएगा। मैं धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। नीले और काले रंग की बॉडी, डायनासोर जैसी बनावट और बर्फ जैसी ठंडी पुतलियां। मुझे देखते ही डेनिस डर के मारे पैंट में पेशाब कर बैठा और रोना भी भूल गया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए बिना किसी झिझक के कहा, अभी तक तुमने किसी को नहीं मारा है, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम मारोगे। एक डकैती के बाद तुम एक भले बुजुर्ग को गोली मार दोगे। उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके 2 बच्चों को बड़ा किया और सिर्फ उस सड़क से गुजरने की वजह से वह तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। डेनिस एक पल के लिए सुन रह गया, फिर पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। नामुमकिन, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं अभी न्यूयॉर्क छोड़ दूंगा। उसने मुझे भविष्य देखने वाला कोई पागल समझा, लेकिन मैं जानता था कि यह कोई भविष्यवाणी नहीं, तय किस्मत थी। मुझे ज्यादा बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। XLR8 बनने के बाद मेरे स्वभाव में भी थोड़ी अधीरता आ जाती है। जब काम हाथों से हो सकता हो तो बातों की क्या जरूरत। मैंने अपना तेज पंजा उठाया और उसे बांधने वाली रस्सी की तरफ निशाना साधा। बस यह एक रस्सी काटनी थी और वह तय मौत की कहानी हमेशा के लिए खत्म। पीटर पर कोई बोझ नहीं आता और सारे हादसे समय से पहले टल जाते। मुझे दोष मत देना, मैंने ठंडे स्वर में कहा। दोष देना है तो अपनी किस्मत और गलत फैसलों को दो। मेरा पंजा धीरे धीरे रस्सी में धंसा, रेशे एक एक करके टूटने लगे और डेनिस की चीख पूरे कारखाने में गूंज उठी। लेकिन रस्सी पूरी तरह टूटने से ठीक 1 सेकंड पहले धमाका हुआ। फैक्ट्री की छत में अचानक एक बड़ा छेद फटा और एक लाल सुनहरी आकृति आग की लपटों को चीरती हुई आसमान से नीचे उतरी। हथेली के ब्लास्टर की शॉकवेव जमीन पर पड़ी और धूल चारों तरफ उड़ गई। उसने नीचे झपटकर डेनिस को गिरने से ठीक पहले थाम लिया, धीरे से जमीन पर रखा और फिर अपने सूट के थ्रस्टर्स के दम पर हवा में उड़ता हुआ ठीक मेरी आंखों के सामने आकर ठहर गया। टोनी स्टार्क, आयरन मैन। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और अंदर से एक बेनाम गुस्सा भड़क उठा। धत तेरी की, यह यहाँ कहाँ से टपक पड़ा? मैंने दांत भींचकर उसका नाम लिया, टोनी स्टार्क। मेरी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ था। मैंने हजारों तरह की कैलकुलेशन की थी, पर यह कभी नहीं सोचा था कि आयरन मैन बीच में टांग अड़ाने आ जाएगा। वह अपने घमंडी लहजे में बोला, मुझे जानते हो? मार्क-3 सूट के अंदर से टोनी की वही ओवर कॉन्फिडेंट आवाज आई। लगता है मेरी पॉपुलैरिटी अब इतनी बढ़ गई है कि चिड़ियाघर से भागी कोई छोटी चिपकली भी मुझे पहचानती है।
तभी उसके कान में जार्विस की आवाज आई, सर, यह जीव धरती की किसी भी जानी मानी स्पीशीज से मैच नहीं करता। एस्टरिस्क। टोनी ने अंदर ही अंदर आंखें घुमाई। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जार्विस। वह तो बस अपने नए सूट की फ्लाइंग कैपेसिटी तेज करने निकला था, लेकिन शहर में बहुत तेज स्पीड से भागती किसी अनजान चीज का सिग्नल मिला, तो वह उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गया और ठीक इसी मर्डर की कोशिश के बीच आ टपका। उसकी नजर में तो मैं बस एक अजीब शक्ल वाला एलियन मॉन्स्टर था, जो एक इंसान को बेरहमी से मारने जा रहा था। उसने अपनी हथेली उठाई, हथेली में हल्की सफेद लाइट चमकी और उसने मुझे निशाने पर ले लिया। आज मैं यहां हूं, इसलिए तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। हाथ ऊपर करो और सरेंडर कर दो, डायनासोर बॉय। डायनासोर बॉय। मुझे तो लगभग हंसी आ गई। मैंने एकदम ठंडे स्वर में कहा, बेकार में बीच में टांग अड़ाने वाले स्टार्क, यह मामला तुमसे जुड़ा ही नहीं है। हट जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हें भी इसके साथ निपटाना पड़े। मैं आयरन मैन से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए नहीं कि मैं उससे हार जाता, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक फालतू का झंझट था। एक बार दुश्मनी हो गई तो शील्ड बहुत जल्दी मेरे पीछे पड़ जाएगी और ओमनिट्रिक्स का सीक्रेट खुल सकता था। लेकिन डेनिस को जिंदा छोड़ देना मेरे लिए नामुमकिन था। मुझसे जुड़ा नहीं है। टोनी को यह मजाक लगा। न्यूयॉर्क की सड़क पर किसी को मारने की कोशिश करो और कहो कि मुझसे कोई लेना देना नहीं। अगर यह बुरा आदमी है भी, तो तुम्हें इसे सजा देने का हक किसने दिया? तुम खुद को क्या समझते हो, जज या भगवान? मैंने उसे घूरते हुए एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, मैं इनमें से कोई नहीं हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि यह आदमी एक मासूम बूढ़े की मौत की वजह बनेगा। अगर मैं इसे अभी मार दूं, तो उस इंसान की जान बचा सकता हूं। टोनी अकड़कर बोला, बकवास। अपनी इस झूठी भविष्यवाणी के चक्कर में तुम एक जीते जागते इंसान की जान ले लोगे। यह सीधी सीधी हत्या है। मैंने उसकी धर्म और ज्ञान बांटने वाली नौटंकी देखी और अचानक ठंडी हंसी हंस पड़ा। टोनी स्टार्क, तुम्हें मुझसे मर्डर की बात करने का क्या हक है? स्टार्क इंडस्ट्रीज किसकी लाशों पर खड़ी हुई है? भूल गए? दुनिया भर के जंग के मैदानों में तुम्हारे घर के बने हथियारों से मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी है। कितने बच्चे तुम्हारी बनाई मिसाइलों के नीचे दबकर मर गए। तुम्हारे बेचे हुए हथियारों ने जितने लोगों को मारा है, वह ऐसे 10 देने से भी ज्यादा है। और अब तुम लोहे का यह डिब्बा पहनकर खुद को इंसाफ का देवता समझ रहे हो। क्यों एक बुरे आदमी को बस हथियार डालते ही शरीफ मान लिया जाए और एक अच्छे इंसान को बार बार किस्मत की चक्की में पीसा जाए? मेरी बातें तेज चाकुओं की तरह टोनी के दिल में उतर गईं। सूट के अंदर उसका चेहरा तुरंत भारी हो गया और वह काफी देर तक चुप रहा। यही उसका सबसे दर्दनाक अतीत था। पहले जो मौतें उसके लिए सिर्फ कागजों का आंकड़ा थीं, उनका वजन उसे तब समझ आया जब वह खुद गुफा में मौत के मुंह से बचा था। इसीलिए मैंने हथियारों का कारखाना बंद कर दिया, उसने अब बहुत भारी आवाज में कहा, जिसमें पहले वाली अकड़ गायब थी। मैंने उस पर दबाव बनाए रखा। क्या फैक्ट्री बंद कर देने से पुराना सब मिट जाता है? क्या जो लोग मारे गए, वे तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ कर देंगे क्योंकि तुमने बिजनेस बंद कर दिया? तुम चाहे अब कितने ही लोगों को बचा लो, मरे हुए लोगों की तरफ से माफी देने का हक तुम्हारे पास नहीं है। फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया। टोनी मेरे शब्दों से कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गया, लेकिन उसके उसूल अपनी जगह थे। वह मेरी आंखों के सामने किसी का मर्डर होते नहीं देख सकता था। उसने फिर हथेली उठाई और ब्लास्टर की लाइट और तेज हो गई। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उसे छोड़ो और सरेंडर करो, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। मैंने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। टोनी को लगा कि मैं मान गया, मगर अगले ही पल उसने मेरी बर्फीली आवाज सुनी, 3 मिनट। तुम्हें खत्म करने के लिए 3 मिनट काफी है। आवाज खत्म होते ही मैंने पैर हिलाया और मेरा पूरा शरीर उसी जगह से गायब हो गया। स्पीड इतनी तेज थी कि परछाई भी नजर न आए। धमाका! टोनी ने तुरंत रिफ्लेक्स में ब्लास्टर चला दिया। लेजर बीम मेरी पुरानी जगह पर गिरी और लोहे के एक बड़े स्ट्रक्चर में सुराख कर गई। लोहे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। टोनी ने हाथ हिलाया, मानो उसे लगा कि निशाना लग गया है। लेकिन जार्विस की शांत आवाज आई, सर, टारगेट मिस हो गया। एस्टरिस्क। मजाक कर रहे हो? टोनी ने भौहें उठाई, फिर नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पता नहीं कब मैं पहले ही डेनिस के पास पहुंच चुका था और मेरा नुकीला पंजा उसकी छाती पर टिका हुआ था। यह पूरा काम 1 सेकंड से भी कम समय में हो गया था। यह कैसे पॉसिबल है? टोनी हैरान रह गया। यह स्पीड इंसानी समझ से बहुत बाहर थी। उसने गुस्से और घबराहट में चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम XLR8 है। फिर मेरा पंजा जरासा आगे बढ़ा। चिर! तेज नाखून ने डेनिस की छाती को चीर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टोनी पूरी तरह पागल हो गया। आयरन मैन बनने के बाद यह पहली बार था जब किसी ने उसकी आंखों के सामने किसी को मार दिया हो। यह उसका सीधा अपमान था। हथेली के ब्लास्टर, कंधे की मिसाइलें, कोहनी की पल्सगन, उसके सारे हथियार एक साथ खुल गए और मेरी तरफ तन गए। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कई लेजर बीम्स एक साथ चली, मिसाइलें धुआं छोड़ती हुई मेरी तरफ आईं। लेकिन मेरी नजर में यह सारे अटैक कछुए की चाल जितने धीमे थे। XLR8 की असली ताकत सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि सोचने और रिस्पॉन्स देने की सुपरफास्ट कैपेसिटी भी है। मेरी नजर में टाइम जैसे स्लो मोशन में चल रहा था। बीम्स का रास्ता, मिसाइलों की डायरेक्शन, सब साफ दिख रहा था। मैंने पैर हिलाया और काली बिजली की तरह उन घने हमलों के बीच से निकलता चला गया। लेजर बीम्स मेरे शरीर को छूकर निकल गईं। मिसाइलों को मैंने आसानी से चकमा दे दिया और वे सब जाकर फैक्ट्री की दीवारों से टकरा गईं। धमाके पर धमाके होने लगे। पूरी जर्जर फैक्ट्री हिलने लगी और चारों तरफ धुआं छा गया। धुआं छंटने पर भी मैं वही खड़ा था,
एक खरोंच तक नहीं आई थी। मैंने ताना मारते हुए कहा, बहुत धीमे हो, टोनी। स्टार्क इंडस्ट्रीज के हथियार बस इतने ही काम के हैं। बकवास बंद करो। टोनी गुस्से से दांत पीसने लगा और सीधे थ्रस्टर्स चालू करके मेरी तरफ झपटा। उसे लगा कि क्लोज कॉम्बैट में मेरा यह दुबला शरीर उसके भारी भरकम सूट की ताकत नहीं झेल पाएगा, मगर वह मेरे पास पहुंच पाता, उससे पहले ही मैं फिर गायब हो गया। अगले ही पल मैं उसके पीछे प्रकट हुआ, ऊंचा उछला और एक भारी किक उसके सूट के बैकार्क रिएक्टर पर दे मारी। धड़ाम। उस जबरदस्त वार से टोनी कई कदम लड़खड़ाया और लगभग गिरने ही वाला था। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि मेरी पूंछ लोहे के कोड़े की तरह घूमी और उसके हेलमेट के साइड में जा लगी। टन। लोहे की जबरदस्त टक्कर गूंजी। टोनी अपने भारी सूट समेत तिरछा उड़ता हुआ फैक्ट्री की दीवार तोड़कर बाहर जा गिरा और जमीन को घसीटते हुए लंबी खाई बनाता चला गया। सूट के अंदर टोनी का सिर चकरा गया और कानों में सीटी बजने लगी। जार्विस ने तुरंत वार्निंग दी, सर, माइल्ड कंकशन और सूट 12% डैमेज हो चुका है। एस्टरिस्क। टोनी दांत पीसकर उठा, धत तेरी की, इस मॉन्स्टर में इतनी ताकत कहां से आई? सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और XLR 8 की अपनी पावर, टाइटेनियम अलॉय का सूट भी इसे आसानी से नहीं झेल पा रहा था। जार्विस, ऑटो फाइट मोड पर स्विच करो। कंट्रोल तुम संभालो। टोनी समझ चुका था कि अपने इंसानी रिफ्लेक्स से वह मेरी हवा को भी नहीं छू पाएगा, इसलिए उसने कंट्रोल AI को दे दिया। समझ गया सर। ऑटो फाइट मोड ऑन। सूट की आंखें और तेज चमकने लगीं और सारे वेपन्स अपने आप लॉक होने लगे। जार्विस का रिस्पॉन्स टाइम इंसानों से कहीं तेज था। थ्योरी के हिसाब से वह मेरी चाल पकड़ सकता था। आओ, डायनासोर बॉय, टोनी ने दांत पीसते हुए कहा, देखता हूं अब कितनी देर बचते हो। मैंने अपनी कलाई घुमाई और होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ऑटो मोड। जार्विस भी XLR 8 की टॉप स्पीड को नहीं पकड़ पाएगा। राउंड 2। टोनी स्टार्क। मैंने शरीर नीचे झुकाया, दौड़ने की पोजीशन ली, मेरा मास्क पूरी तरह नीचे गिर गया और मैंने बर्फीली आवाज में कहा, उम्मीद है तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगे। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं फिर भाग पड़ा। इस बार मैंने कोई पैंतरा नहीं बदला, सीधा टोनी की तरफ दौड़ा। मेरी काली परछाई एक लंबी लाइन बन गई। स्पीड इतनी भयानक थी कि हवा में सोनिक बूम हो गया। टारगेट लॉक्ड, फायर। जार्विस ने तुरंत रिएक्ट किया, सारे हथियार एक साथ चल पड़े, लेकिन फिर भी 1 सेकंड की देर हो चुकी थी। लेजर छूटने से पहले ही टोनी के सामने पहुंच चुका था। धड़ाम। मैं पूरी ताकत से मार्क -3 के सीने पर लगे आर्क रिएक्टर से टकराया, मानो कोई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन सामने से भिड़ गई हो। टोनी को लगा जैसे उसकी पसलियां टूट जाएंगी। भयंकर झटके से वह पीछे उड़ा और पीछे वाली बिल्डिंग से जा टकराया। घिस। सूट की पीठ और दीवार बुरी तरह रगड़ी, चिंगारियां उड़ी, कंक्रीट चूर-चूर हो गया और ईंटें जलने लगी। जार्विस लगातार वार्निंग दे रहा था, सूट 26% डैमेज, आर्क रिएक्टर की आउटर शेल में हल्का डेंट। एस्टरिस्क। टोनी इतना बुरी तरह हिला कि सुबह जो कुछ खाया था सब हेलमेट के अंदर उगल दिया। धत। अगले सूट में उल्टी का बैग जरूर लगवाना पड़ेगा। उसने मन ही मन गाली दी, फिर दांत भींचकर पूरे शरीर के थ्रस्टर्स ऑन किए, मेरी बाह कसकर पकड़ ली और सारे नोजल्स पूरी ताकत से जला दिए ताकि मुझे धक्का देकर दूर फेंक सके। उसकी भयंकर पावर एक पल में बाहर आई। मैं उस वक्त सूट के सिर वाले हिस्से को पकड़े हुए था, मुझे उसके इस दाव का अंदाजा नहीं था। पल भर में मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं उसके साथ हवा में उड़ गया। मैंने तुरंत उसका सिर छोड़ दिया, शरीर को गोल किया और जमीन पर लगातार रोल होता चला गया। हर बार गिरने पर जमीन में गड्ढा बनता गया। कई किलोमीटर तक घिसटने के बाद जाकर मेरा मोमेंटम रुका। मैं जमीन से उठा, बॉडी सीधी की और हड्डियों से कड़कड़ाने की आवाज आई। किना फ्लैश प्रजाति की हीलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इतनी भीषण टक्कर के बाद भी मुझे बस हल्की ऐंठन महसूस हो रही थी। दूर देखा तो टोनी फिर संभल चुका था, हवा में उड़ रहा था, सूट जगह जगह से टूटा फूटा था, पेंट उखड़ा हुआ था और हालत खराब दिख रही थी। मेरे एलियन बनने का टाइम भी अब खत्म होने वाला था, बस 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा बचा था। मैंने ऊपर देखकर ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या हुआ मिस्टर स्टार्क? बस इतनी ही हवा थी। टोनी गुस्से से तमतमा उठा, पर अंदर से जानता था कि आमने सामने की टक्कर में उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मेरी स्पीड फिजिक्स के नियमों से बाहर थी। उसने दांत भींचकर कहा, ज्यादा इतराओ मत, हिम्मत है तो भागना बंद करो, सीधे लड़ो, सीधे। मैं हंस पड़ा, लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं XLR 8 हूं, स्पीड ही मेरा हथियार है। मैं लोहे के डिब्बे में बंद इंसान से ताकत का मुकाबला क्यों करूं? मैंने अपने पैरों में पावर भरी, शरीर को आगे झुकाया और उसकी छाती के सबसे कमजोर हिस्से पर नजर टिका दी, आर्क रिएक्टर। टोनी का दिल धक से रह गया, उसे घबराहट महसूस हुई। तुम क्या करने वाले हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब थी हवा को चीरती हुई भयंकर आवाज। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरी स्पीड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। आम आंखें तो छोड़ो, जार्विस का हाई स्पीड कैमरा भी सिर्फ एक धुंधली काली लकीर ही रिकॉर्ड कर पा रहा था, जैसे यह रफ्तार खुद स्पेस को फा रही हो। टोनी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सूट को बचाने की कोशिश की, पर बहुत देर हो चुकी थी। टू फास्ट। मैं काली बिजली बनकर उसके सीने की तरफ झपटा। धूप में चमकते मेरे काले नुकीले पंजे भयंकर काइनेटिक फोर्स के साथ सीधे आर्क रिएक्टर में धंस गए। चटक। एक साफ टूटने की आवाज गूंजी। मेरे काले पंजों ने उस भयानक स्पीड के साथ रिएक्टर की बाहरी हिफाजती परत को चीर दिया था। परित्यक्त फैक्ट्री के बाहर खुले मैदान में इस समय मैं XLR 8 बनकर आयरन मैन से लड़ रहा था। मैंने अपनी बंदूक जैसी भुजा से वार किया, आयरन मैन जोर से झटका खाकर रह गया। सूट के भीतर से छोटी सी स्पार्किंग की आवाज फूटी
और हेलमेट की लाइट कुछ बार टिमटिमाने के बाद पूरी तरह बुझ गई। धड़ाम, भारी सूट जोर से जमीन पर गिर पड़ा। चांदी नीले रिएक्टर पर एक छोटा सा चीरा उभर आया था, जैसे किसी ने कुदाल से बेरहमी से उसे काट दिया हो। सर, रिएक्टर डैमेज हो गया है, एनर्जी लीक हो रही है। जार्विस की आवाज सूट के भीतर से सुनाई दी। टोनी किसी से भी ज्यादा अच्छी तरह इसका अंजाम समझता था। यह रिएक्टर सिर्फ सूट की पावर सप्लाई नहीं था, बल्कि उसकी जान भी था। यह उसके सीने में जड़ा था और इससे निकलने वाली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेट को चलाती थी, जो शरीर के भीतर फंसे लोहे के टुकड़ों को रोके रखती थी ताकि वे खून के बहाव के साथ दिल में न धंस जाए। मेरा यह वार सीधे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर पड़ा था। दरार इतनी बड़ी नहीं थी कि रिएक्टर बंद हो जाए, लेकिन इससे भयानक टॉक्सिक लीकेज होने वाला था। कुछ ही सेकंड में टोनी के अंदर जहर फैलने के लक्षण तेजी से बढ़ने लगे। जार्विस ने तुरंत रिएक्टर की पावर घटा दी, सिर्फ बुनियादी लाइफ सपोर्ट चालू रखा और कहा, मैं अभी मिस पॉट्स को कॉल कर रहा हूं। मत करो। टोनी ने उल्टी और चक्कर को दबाते हुए आदेश बीच में ही रोक दिया। उसे अभी तक यह भी पता नहीं था कि सामने वाला कौन है और उसका मकसद क्या है। वह किसी भी हालत में पेपर को खतरे में नहीं डाल सकता था। अब देखो कितना समय बचा है। टोनी स्टार्क, मैंने उसे जान से मारने का इरादा नहीं किया था। मेरी नजर चित पड़े मार्क -3 आर्मर पर जा टिकती है, और जितना देखता हूं उतना ही इसमें रिसर्च की वैल्यू महसूस होती है। जैसे ही फैसला किया, मैंने तुरंत हाथ चला दिए। मेरे दोनों हाथ इतने तेज चले कि परछाई बन गए और पलक झपकते ही सूट की एक बाह उखाड़ दी। तुम आखिर चाहते क्या हो? टोनी चीख उठा। सूट बंद होने के बाद उसका व्यू बंद हो चुका था। उसे बस महसूस हुआ कि हाथ पर ठंडक दौड़ी और वह खुद को किसी खुले हुए डिब्बे जैसा असहाय, घबराया और डरा हुआ पा रहा था। टाइम ही मनी है टोनी, तुमने मेरे कई मिनट बर्बाद किए हैं। मुझे अपना नुकसान तो वसूलना ही पड़ेगा। मैंने हिंसक तरीके से उसे खोलना जारी रखा और 2 ही झटकों में टोनी का मास्क उखाड़ दिया। सड़ी हुई खट्टी बदबू का एक झोंका सीधे चेहरे पर पड़ा और मेरा आधा शरीर घिन के मारे पीछे की ओर झुक गया। ओह, तुमने सूट के अंदर ही उल्टी कर दी। बहुत घिनौना। तो यह कोई साधारण लोहे का डिब्बा नहीं, सड़ी हुई मछली का डिब्बा निकला। मैंने घृणा से हाथ में पकड़ा मास्क झटका और सारी गंदगी वापस टोनी के चेहरे पर जा गिरी। टोनी का चेहरा हरा पड़ गया, बाल तक भीग चुके थे। तुम समझते हो यह किसकी देन है? बेशक तुम्हारी अपनी। याद है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, बेकार की दखलंदाजी मत करना। मेरे हाथ और भी तेजी से सूट को उधेड़ने लगे। मुझे पहले इस चीज को 100 बार धोना पड़ेगा, ऊपर से डिटर्जेंट की पूरी बोतल उड़ेलनी होगी। मेरे पास इससे अच्छा सुझाव है। चुप। मैंने फुर्सत में उसे एक घूंसा भी जमा दिया। आधे मिनट से भी कम समय में पूरा सूट पुर्जों में बिखर चुका था। मैं अपने जितने ऊंचे पुर्जों के ढेर को कंधे पर उठाकर टोनी की ओर हाथ हिलाता हूं। मेरी सलाह है, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर दो, नहीं तो तुम्हें स्टार्क टॉवर तक पैदल जाना पड़ेगा और अगले दिन तुम्हारा यह हाल हर अखबार की हेडलाइन बनेगा। इतना कहकर मैं पुर्जे लेकर बिजली सी रफ्तार से निकल गया। रास्ते में मुझे एहसास हुआ कि इतने सारे हिस्सों में से एक भी नीचे नहीं गिरा। शायद XLR-8 की स्पीड फील्ड और स्पाइडरमैन की बायोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे पर चढ़कर आपस में मिल गई थी। मेरे मन में खुशी कौंध गई। 1 सेकंड में मैंने पूरे आर्मर को स्कैन कर लिया, छिपा हुआ लोकेटर ढूंढकर नष्ट कर दिया और पुर्जों को ठीक से छिपा दिया। आर्मर पर रिसर्च की बात अभी जरूरी नहीं थी। ग्रे मैटर छोटे चमत्कारी रूप में बदलने के बाद आराम से उसे समझा जा सकता था। फिलहाल सबसे जरूरी था स्कूल पहुंचना। 10 सेकंड बाद मैं स्कूल पहुंच गया, सारे कैमरों से बचते हुए वॉशरूम में घुसा और कुछ सेकंड बाद अपने असली इंसानी रूप में लौट आया। घंटी ठीक उसी समय बजी और मैं आखिरी सेकंड पर क्लास में घुस पड़ा। बहुत बढ़िया, एकदम टाइम पर पहुंचे। जरा भी नहीं। बेंट पार्कर, क्लास टीचर कड़े चेहरे के साथ पोडियम पर खड़ी थीं, हाथ उठाए तिरछी नजर से मुझे देख रही थीं। तुम देर से आए हो, तो फिर तेज धावक हमेशा देर से क्यों पहुंचते हैं? मैं वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अमेरिका के स्कूलों में स्टूडेंट अगर पढ़ने आ जाए तो वही बहुत होता है। कोई सिर्फ आखिरी मिनट पर आने के लिए उन्हें परेशान नहीं करता। आगे बैठी सफेद बालों वाली लड़की ने जैसे ही टीचर की पीठ घूमी, सिर मोड़कर धीरे से पूछा, हे बेंट, आज देर कैसे हो गई? 1 सेकंड की देरी नहीं होती हार्डी, मैंने होमवर्क निकालते हुए जवाब दिया। फेलिशिया हार्डी, स्कूल की मशहूर अमीर और खूबसूरत लड़की, और मैं उसकी दूसरी सीक्रेट पहचान भी जानता था, भविष्य की ब्लैक कैट। बस अभी उसे अपने पिता के अतीत का पता नहीं था और नहीं वह उस अपराध की राह पर चली थी। तुम्हारे पास हमेशा बहाने होते हैं। फेलिशिया होंठ सिकोड़कर वापस बैठ गई। मुझे गंभीरता से किताब पलटते देख उसे अचानक अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई। हम दोनों वही लोग थे जो मेहनती तो थे, पर क्लास के सबसे बड़े जीनियस नहीं माने जाते थे। वह सोच रही थी कि कोई स्टडी ग्रुप बनाया जाए और मुझे बुलाया जाए, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, क्लास टीचर पलट आई और वह डरकर तुरंत चुप हो गई। मेरा ध्यान उसकी फीलिंग्स पर नहीं गया। मेरे दिमाग में तो बस अभी अभी हासिल किया हुआ आयरन मैन का सूट घूम रहा था। असली मार्क -3, कौन लड़का उसे ठुकरा सकता है? ग्रे मैटर में बदलने के बाद मैं उसकी बनावट और पूरी टेक्नोलॉजी आसानी से समझ सकूंगा। बस अफसोस यही था कि कोर का आर्क रिएक्टर खोला नहीं जा सकता था। टोनी ने कोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को दिल के बराबर छोटे आकार में समेट दिया था। अगर यह सचमुच समझ में आ जाए तो अपना खुद का हाईटेक सूट बनाना और एडवांस मशीनरी तैयार करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। तभी ध्यान भटकते भटकते मेरे दिमाग में एक पहचानी सी चुभन उठी, मेरी स्पाइडर सेंस। मैंने हाथ बढ़ाया और हवा में उड़कर आती पर्ची को बिना देखे सटीक पकड़ लिया। मैं एक स्टडी सेशन रखने वाली हूँ, ग्वेन को बुलाने का सोच रही हूँ,
तुम भी मेरे घर आना चाहोगे? नीचे फेलिशिया का नाम लिखा था। मैंने सिर उठाया और सीधे उसकी नजर से नजरें मिलाईं। उसने आंख मारी और धीरे से होंठ हिलाकर इशारा किया। तुम अपने कजिन पीटर पार्कर को भी साथ ला सकते हो। ग्वेन और पीटर सालों से क्लास में पहले 2 स्थान पर कब्जा जमाए रखने वाले टॉपर थे। पीटर को किसी खूबसूरत और जीनियस लड़की से मिलवाना इससे तो कहीं बेहतर था कि वह हर दिन किसी और के बारे में सोच सोचकर टाइम वेस्ट करे। लेकिन मैंने फिर भी सिर हिला दिया और पर्ची को मरोड़कर बॉल बना दिया। माफ करना फेलिशिया, स्कूल के बाद मुझे कुछ काम है। और जहां तक पीटर की बात है, मुझे लगता है उसके पास भी आजकल ज्यादा टाइम नहीं होगा। फेलिशिया का मूड तुरंत ऑफ हो गया और वह नाराज होकर मुंह फेर कर बैठ गई। सब बहाने हैं। साथ पढ़ना नहीं है तो साफ साफ कह दो। उसने मन ही मन कसम खाई कि छुट्टी होने तक वह मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेगी। जब वह और ग्वेन मिलकर स्टडी ग्रुप बनाएंगी और उनके मार्क्स टॉप पर आएंगे, तब देखेगी कि मुझे पछतावा होता है या नहीं। उस समय अगर मैं आकर मिन्नतें भी करूंगा, तब भी वह दरवाजा नहीं खोलेगी। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सिर झुकाकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। अजीब बात यह थी कि आज मेरा दिमाग असाधारण रूप से साफ चल रहा था। जो बातें पहले देर तक सोचने पर समझ आती थीं, आज तुरंत दिमाग में बैठ रही थीं। क्या यह स्पाइडर की शक्तियों का असर था, या ग्रे मैटर में बदलने के बाद मिली नॉलेज का साइड इफेक्ट? शायद दोनों का मिक्स। मैं जानता था कि मैं पीटर जितना बड़ा जीनियस नहीं था। पीटर तो मिडिल स्कूल में ही दुनिया बदल देने वाला वेब फ्लूइड बना सकता था, और कॉनर्स की लिजर्ड टेक्नोलॉजी तो इस दौर से बहुत आगे थी। लेकिन मेरे पास ओमनिट्रिक्स था। लाखों एलियन डीएनए में ढेरों ऐसी प्रजातियां थीं जिनकी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं था। पूरे दिन की पढ़ाई के बाद मुझे बस ऐसा लगा जैसे मेरा दिमाग एकदम रिफ्रेश हो गया हो। उधर फेलिशिया भीतर ही भीतर तड़प रही थी। वह चाहकर भी मेरी परवाह करना बंद नहीं कर पा रही थी, फिर भी जिद में मुझसे बात नहीं कर रही थी। वह मन ही मन खुश भी हो रही थी कि उसने मुझे पूरे दिन इग्नोर किया तो मैं जरूर बहुत दुखी हुआ हूंगा। बड़ी मुश्किल से छुट्टी की घंटी बजी। उसने तुरंत मुड़कर मेरा रिएक्शन देखना चाहा, पर मेरी सीट तो पहले ही खाली थी। दूर कॉरिडोर में सिर्फ मेरी पीठ दिख रही थी जो बिना पीछे देखे क्लासरूम से बाहर निकल रही थी। सड़ियल कहीं का। वह गुस्से से पैर पटकने लगी। पूरे दिन मेरा दिमाग इतना शार्प रहा कि मैं पढ़ाई में डूबकर फेलिशिया को पूरी तरह भूल ही गया था। और जहां तक स्कूल के बाद की बात थी, जाहिर था कि मेरा इंतजार कुछ बहुत ही भयानक और जरूरी काम कर रहा था। क्लासरूम से बाहर निकलते ही मेरी टक्कर उतावले कदमों से चलते पीटर से हो गई। हे बेंट, तुमने मन बदल लिया क्या? क्या तुम मेरे साथ कॉनर्स को खोजने चलोगे? पीटर की आंखें चमक उठीं। उसे लगा मैं खास उसके लिए आया हूं। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कंधे उचकाए। जुबान से मैंने यह कहा, पर दिल में जानता था कि कॉनर्स की जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी ओमनिट्रिक्स की आनुवंशिक जड़ों से गहराई से जुड़ी है। पर मेरे पास अभी इतना ज्ञान नहीं था कि उस सीरम के फॉर्मूले को पूरी तरह समझ सकूं। सचमुच रिसर्च करनी होती तो ग्रे मैटर में बदलना काम आता, लेकिन मैं पीटर और कॉनर्स के सामने अपनी पहचान कभी उजागर नहीं कर सकता था। सुबह ही मैं XLR-8 के रूप में टोनी स्टार्क से भिड़ चुका था। इस वक्त मैं पहले से ही तूफान के बीच में था। ऊपर से क्रॉस स्पीशीज जेनेटिक्स का असली राज तो रिचर्ड पार्कर के उस ब्रीफ केस में छिपा था जो वह पीटर के लिए छोड़ गया था, इसलिए भटकने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं बस तुम्हें याद दिलाने आया हूं। कॉनर से मिलना हो तो मिलो, लेकिन रात में आंटी में को लेने जाना मत भूलना, मैंने सीरियस होकर कहा। पीटर ने नॉर्मल तरीके से सिर हिलाया, फिर अचानक ठिठक गया। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं आंटी में को लेने जाने वाला हूं? यह मत पूछो, मैंने हाथ हिला दिया। और हाँ, अंकल बेन और आंटी में से कह देना कि मैं आज रात थोड़ी देर से घर आऊंगा। पीटर से अलग होने के बाद मैं एक जनरल स्टोर में मुड़ा, जबरदस्त क्लीनिंग लिक्विड की एक बड़ी बाल्टी खरीदी, फिर बिना कैमरे वाले एक कोने में जा घुसा। मैंने आस्तीन ऊपर खींची और ओमनिट्रिक्स का डायल झटके से ऊपर आ गया। XLR-8। दूसरी ओर स्टार्क टॉवर में टोनी लड़ाई के रिकॉर्डेड फुटेज को बार बार देखते हुए गहरी सोच में डूबा था। उसने दाढ़ी पर हाथ फेरा और जार्विस से 3D प्रोजेक्शन निकालने को कहा। एक छिपकली जैसे एलियन की नीली रोशनी वाली आकृति उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। उसने खुद को XLR-8 कहा था। तुम्हें क्या लगता है जार्विस, यह चीज क्या है? क्या डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे? ग्लोबल डेटाबेस में इसका कोई मैच नहीं है, और किसी प्रामाणिक डायनासोर मानव के देखे जाने की रिपोर्ट भी नहीं है। सर, जार्विस की शांत आवाज आई। सिर्फ कुछ अर्बन लेजेंड्स और अफवाहें हैं, जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। उन कहानियों को छोड़ो। टोनी प्रोजेक्शन के पास झुका। यह अचानक आसमान से तो नहीं टपका होगा। एक नई फाइल बनाओ, नाम रखो XLR-8। नहीं, इसे डायनासोर बेबी कहो। टोनी ने अपनी मर्जी चलाई। जार्विस ने तुरंत फाइट सीन का एनालिसिस शुरू किया। इसके पैरों का स्ट्रक्चर रोलर जैसा है। नॉर्मल कंडीशन में यह प्रति सेकंड दोनों पैरों को बारी बारी से 16 बार चलाता है। इसकी स्पीड कम से कम 300 मील प्रति घंटा है। तेज दौड़ते समय इसके पंजे फ्रिक्शन कम करने के लिए एक खास लिक्विड छोड़ते हैं। टोनी ने उस रोलर जैसे स्ट्रक्चर को देखा और तुरंत उसकी कमजोरी पकड़ ली। रोलर जैसा स्ट्रक्चर, यानी यह आम इंसान से भी ज्यादा आसानी से फिसलेगा। अगली बार मार्क -4 सूट में सुपरग्लू फोम लगाए तो कैसा रहेगा? जैसे ही उसने इससे निपटने का तरीका सोचा, उसकी नजर फिर XLR-8 के चेस्ट पर बने ओमनिट्रिक्स के सिंबल पर गई। उसकी शेप इतनी परफेक्ट थी कि वह किसी नेचुरल अंग की तरह नहीं, बल्कि उसके अपने सीने के आर्क रिएक्टर जैसी लग रही थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कोई म्यूटेंट या मॉडिफाइड जीव है?
0% चांस, सर। एक्सरे स्कैन में किसी भी आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन का निशान नहीं मिला। इसके कंकाल और रोलर पैर पूरी तरह नेचुरल है। जार्विस ने जवाब दिया। यह कैसे पॉसिबल है? टोनी की त्योरियां चढ़ गईं। कोई भी नई स्पीशीज पैदा होते ही फराटेदार इंग्लिश नहीं बोलने लगती, नहीं उसमें इंसानों जैसी इंटेलिजेंस होती है। या तो यह लाखों साल में इवॉल्व हुई है, या फिर यह अर्थ की प्रजाति ही नहीं है। उसने तुरंत ऑर्डर दिया, न्यूयॉर्क के सभी ट्रैफिक और सिक्योरिटी कैमरों पर नजर रखो। जैसे ही यह डायनासोर बेबी या इससे मिलता जुलता कोई जीव दिखे, तुरंत रिपोर्ट करो। और जिस क्रिमिनल को इसने मारा है, उसकी भी पूरी बैकग्राउंड जांच करो। साथ ही एक नई फाइल बनाओ, नाम रखो एलियन। न्यूयॉर्क के बाहरी इलाके की उसी बंद पड़ी फैक्ट्री में ग्रे मैटर छोटे चमत्कारी रूप में बदला हुआ मैं मार्क -3 सूट को पुर्जे पुर्जे करके फैलाए बैठा था। बड़े सर्किट बोर्ड से लेकर छोटे छोटे स्क्रू तक सब जमीन पर बिखरे थे। मेरी चौड़ी आंखें हर सर्किट और वायरिंग के कनेक्शन को साफ देख पा रही थीं। हेलमेट के अंदर मौजूद न्यूरल यूनिट पहनने वाले के दिमाग से सीधे कनेक्ट हो सकती थी, जिसे सूट को पलक झपकते कंट्रोल किया जा सकता था। शानदार! मैं बुदबुदाया, लेकिन देखते देखते फिर अटक गया। कुछ पार्ट्स अब भी मेरी समझ से बाहर थे। मेरी बेसिक फिजिक्स की नॉलेज अभी थोड़ी कच्ची थी। भले ही एलियन दिमाग में डेटा दर्ज था, पर इंसानी दिमाग उसे पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक एलियन फॉर्म का टाइम खत्म नहीं होता, तब तक फिजिक्स की किताबें ही चाट ली जाए। आधे घंटे बाद ओमनिट्रिक्स का कूलडाउन खत्म हुआ। डायल तेजी से घूमा और एक चौड़े सर्किट जैसे सिंबल पर जाकर रुक गया। मैंने डायल दबाया, काला लिक्विड जैसा मैटर पल भर में मेरे पूरे शरीर पर चढ़ गया और हरी चमकती रेखाएं सर्किट बोर्ड की तरफ फैल गईं। अपग्रेड, ट्रांसफॉर्मिंग बीस्ट। यह एजमिथ द्वारा बनाया गया गैल्वन बी ग्रह का एक मैकेनोमॉर्फ जीव था, जो किसी भी मशीन या टेक्नोलॉजी से जुड़ सकता था, उसे कंट्रोल कर सकता था और उसे सुपर एडवांस लेवल पर अपग्रेड कर सकता था। आज मैं यही टेस्ट करना चाहता था, क्या बिना आर्क रिएक्टर के इस खाली पड़े लोहे के सूट को अपग्रेड की मदद से चलाया जा सकता है। मेरा 2 मीटर से ऊंचा कालाहरा शरीर झुका। मैंने हथेली आर्मर के खाली सीने पर रखी और अगले ही पल मेरा पूरा शरीर लिक्विड बनकर पानी की तरह बहा और पूरे मार्क -3 सूट पर लिपट गया। पहले जो सूट लाल और सुनहरे रंग का था, वह तुरंत शाइनी ब्लैक और नियॉन ग्रीन लाइंस में बदल गया। ओमनिट्रिक्स का कोर ठीक उसी जगह जाकर सेट हो गया जहां पहले आर्क रिएक्टर हुआ करता था। मैं झटके से खड़ा हो गया। लोहे के जोड़ एक कड़क आवाज के साथ लॉक हो गए। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कोई आर्मर पहना है। ऐसा लगा जैसे मैं खुद ही वो आर्मर बन चुका हूं। बस एक सोच के साथ मेरी हथेलियां सीधे हाईटेक थ्रस्टर और प्लाज्मा बीम कैपेसिटर में बदल गईं। कंधों और बाहों की प्लेटें एक साथ खुल गईं, जिनके अंदर अनगिनत मिसाइलों की कतारें सज गईं। जो चीजें टोनी के सूट में एक बार इस्तेमाल करके खत्म हो जाती थीं, वे अपग्रेड की शक्तियों के आगे अनलिमिटेड रीलोड हो सकती थीं। यह तो चलता फिरता तबाही का सामान था। मैं जितना देखता, उतना ही एक्साइटेड होता जा रहा था। अगर सैटेलाइट से पकड़े जाने का डर होता, तो मैं अभी इसी वक्त फैक्ट्री की छत फाड़कर आसमान में उड़ जाता। आधे घंटे बाद एक तीखी अलार्म साउंड गूंज उठी। ओमनिट्रिक्स की घड़ी लाल रंग में चमकने लगी और उसने मुझे जबरदस्ती मार्क -3 सूट से अलग करके वापस मेरे इंसानी रूप में ला खड़ा किया। अभी जो आर्मर पल भर पहले मेरी शक्तियों के बल पर तेजी से मूव कर रहा था, वह मेरे अलग होते ही ढह गया, मानो उसकी रीढ़ की हड्डी ही निकाल ली गई हो। उसके सारे पुर्जे और स्क्रू फर्श पर बिखर गए। धत तेरी की! मैंने गहरी सांस छोड़ी। अफसोस की बात यह थी कि अपग्रेड के अलग होते ही सूट की सारी मॉडिफाइड बनावट बेअसर हो गई थी। इसका सीधा मतलब यह था कि इस सूट को नॉर्मल तरीके से पहनकर फाइट में नहीं उतर सकता था। हर जगह लोहे के पुर्जों का ढेर घसीटना पॉसिबल नहीं था और ऊपर से टोनी स्टार के रडार पर आने का खतरा अलग था। तभी मुझे अचानक गैल्वेनिक मैकेनोमॉर्फ के उस खतरनाक म्यूटेंट रूप मेलवेयर की याद आई। वह टेक्नोलॉजी को सीधे निगल सकता था और उसे परमानेंटली अपने अंदर समा सकता था, यहां तक कि उसने एक बार ओमनिट्रिक्स के कोर की भी कॉपी बना ली थी। छोड़ो यार, कहीं गलती से ओमनिट्रिक्स ही करप्ट न हो जाए। मैंने उस ख्याल को तुरंत दिमाग से बाहर निकाला। इसके बाद का पूरा टाइम मैंने ओमनिट्रिक्स के कूलडाउन होने, फिर से एलियन में बदलने और नए नए एक्सपेरिमेंट करने में बिता दिया, जब तक कि बाहर आसमान में पूरी तरह अंधेरा नहीं छा गया। न्यूयॉर्क की रात कभी भी सेफ नहीं होती। यहां अगर कोई रात के वक्त अकेले सड़क पर निकले, तो लूट लिया जाना बहुत नॉर्मल बात है। खासकर तब, जब किसी को रात 9 बजे शिफ्ट खत्म होने के बाद 12 ब्लॉक पैदल चलकर किसी सन्नाटे वाली मेट्रो स्टेशन की तरफ जाना पड़े। ऐसी राह और भी डरावनी हो जाती है। आंटी मे ने ठंडी हवा के झोंके से बचने के लिए अपने शरीर को सिकोड़ लिया। सालों की मेहनत और गरीबी ने उन्हें उम्र से पहले ही कमजोर बना दिया था। उनके धूसरसफेद बाल बेजान से लटक रहे थे। वह बार बार घबराहट में सड़क के मोड़ की तरफ देख रही थीं। हर गुजरती काली परछाई उनके दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। सुबह पीटर ने साफ साफ कहा था कि वह स्कूल के बाद उन्हें लेने आएगा, लेकिन वह घंटों से ठंडी हवा में खड़ी थीं और उसका दूर दूर तक कोई अतापता नहीं था। उन्होंने सोचा कि अकेले ही घर लौट जाए, पर डर था कि अगर पीटर रास्ते में आ रहा हो तो वे एक दूसरे को मिस न कर दें। पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, उनका मन भारी होता जा रहा था। पहले कभी पीटर ने उन्हें इतना इंतजार नहीं करवाया था। कहीं पीटर के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। चिंता किसी बेल की तरह उनके दिल से लिपट गई। जब उनसे और खड़ा नहीं रहा गया, तो वे वापस जाने के लिए मुड़ी ही थीं कि तभी सड़क के छोर से एक काली परछाई तेजी से दौड़ती हुई उनकी तरफ आई। आंटी मे ने डरकर अपना पर्स कसकर पकड़ लिया। हे आंटी मे, मैंने दूर से ही आवाज दी। वे स्ट्रीट लाइट के नीचे उस पीली सी रोशनी का सहारा लिए खड़ी थीं। बेंट, आंटी मे के मुंह से निकला।
हैरानी के साथ साथ उनके दिल से एक बहुत भारी पत्थर हट गया। वे तेजी से मेरी तरफ आईं और अपने झुर्रियों भरे खुरदरे हाथों से मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। इस घर को संभालने और 2 अनाथ बच्चों को बड़ा करने के लिए आंटी में ने अनगिनत तकलीफें सही थीं। वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, इसलिए बरसों तक रेस्तरां में बर्तन मांजने जैसे थका देने वाले काम ही कर पाईं। सैलरी बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। तुम यहाँ कैसे आए बेटा? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। मैंने मन ही मन सोचा, बिल्कुल इसीलिए आया हूं क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। एस्टरिस्क। ज्यादातर मल्टीवर्स के स्पाइडरमैन के लिए कैनन इवेंट्स मानो उसकी किस्मत बनकर आती है। एक मुसीबत टालो तो दूसरी पीछे पीछे चली आती है। मैंने पूरी ताकत लगाकर अंकल बेन की जान तो बचा ली थी, पर मेरे दिल में हर पल यह डर बैठा रहता था कि कहीं यह खौफनाक हादसा आंटी में पर न टूट पड़े। स्कूल खत्म होते ही मैंने पीटर को बार बार याद दिलाया था कि आंटी में को लेने जरूर जाए, पर मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। और हकीकत ने वही साबित किया जिसका मुझे डर था। पीटर आखिरकार अपने माता पिता के अतीत के चक्कर में यह बात भूल ही गया। मेरे मन में पीटर पर हल्की झुंझलाहट उठी, पर मैं आंटी में को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक सीधा सा झूठ कर दिया। पीटर ऑसकॉर्प में डॉ कॉनर से मिलने गया है आंटी। उसके पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए उसने मुझे आपको रिसीव करने भेज दिया। डॉ कॉनर्स का नाम सुनते ही आंटी में का दिल धक से बैठ गया। वे अच्छी तरह जानती थीं कि इस साइंटिस्ट का पीटर के माता पिता से गहरा कनेक्शन रहा है। वे समझ गईं कि पीटर शायद उनके अतीत का सच जानने ही वहां गया होगा। जब से पीटर को स्टोर रूम में अपने पेरेंट्स का छोड़ा हुआ पुराना सूटकेस मिला था, वह उनके गायब होने के सच को लेकर पागल सा हो गया था। यह जिद आंटी में के दिल में गहरी चुभन पैदा करती थी। उन्होंने मुझे और पीटर को हमेशा अपने सगे बच्चों की तरह माना था, पर पीटर का यह बर्ताव उन्हें डरा रहा था। उन दिनों पीटर के माता पिता छोटे से बच्चे को उनके पास छोड़कर रातों रात चले गए थे और फिर कभी नहीं लौटे। उन्होंने और अंकल बेन ने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, पर कोई सुराग नहीं मिला। उनके मन में हमेशा यह खौफ रहता था कि कहीं वे लोग किसी डेंजरस क्राइम या कॉन्स्पिरेसी में न मारे गए हों। वे बेहद डरी हुई थीं कि कहीं पीटर भी उनके चक्कर में सीधे किसी बड़े खतरे में न कूद पड़े। चिंता मत कीजिए आंटी में, मैंने आगे बढ़कर उनके कंधे थामे और प्यार से समझाया। पीटर बस पहली बार अपने मम्मी पापा के सच के करीब पहुंचा है, इसीलिए थोड़ा इमोशनल होकर डूब गया है। सब ठीक हो जाएगा। आंटी में की आंखें भर आईं। उनकी खुरदरी हथेलियों ने मेरा हाथ ऐसे जकड़ रखा था मानो जरा सा ढीला छोड़ते ही हम दोनों बच्चे उनसे बहुत दूर निकल जाएंगे और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। बहुत टाइम से एक बात उनके दिल में अटकी थी, क्या मैं भी पीटर की तरह अपने असली माता पिता को ढूंढना चाहता हूं, पर उनमें कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। अगर कोई बच्चा अपने खून के रिश्तों के पास जाना चाहे तो यह नॉर्मल है, उन्हें मुझे रोकने का कोई हक नहीं था। लेकिन यह सोचकर ही कि वे मुझे या पीटर को खो देंगी, उनका कलेजा कांप जाता था। मैंने उनका हाथ थोड़ा और कसकर थामा और माहौल के इस भारीपन को झटके में तोड़ दिया। चलिए आंटी में, अब घर चलते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। रात काफी गहरी हो चुकी थी और हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे ठंडी सड़क पर घर की ओर कदम बढ़ाने लगे। घर के दरवाजे पर अंकल बेन बहुत देर से बेचैनी में हमारा इंतजार कर रहे थे। लौटते हुए हम दोनों को देखते ही वे जल्दी जल्दी आगे बढ़े। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आंटी में को लेने में जाऊंगा, पीटर नहीं। बेंट में पीटर कहाँ है? उन्होंने पूछा। मुझे वही झूठ फिर दोहराना पड़ा जो मैंने अभी आंटी में से कहा था, लेकिन अंकल बेन को धोखा देना इतना आसान नहीं था। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, उनकी नजर में एक अजीब सा दर्द और गहराई थी। वे एक ही पल में मेरे इस मासूम झूठ को समझ गए। फिर भी उन्होंने मुझे सबके सामने बेनकाब नहीं किया, नहीं डांटा। उल्टे उनके मन में मेरे प्रति एक अजीब सी तसल्ली और इज्जत जाग उठी। झूठ बोलना गलत है, यह वे जानते थे, लेकिन वे यह भी समझ रहे थे कि यह बच्चा इस परिवार को बिखरने से बचाने और आंटी में का दिल न दुखाने के लिए ऐसा कर रहा है। घर के दोनों लड़के असाधारण रूप से समझदार थे, लेकिन मैं पीटर से भी ज्यादा मैच्योर और सिचुएशन को संभालने वाला था। अंकल बेन हमेशा मानते आए थे कि इस परिवार के लिए किस्मत का दिया एक नायाब तोहफा हूं। शुक्रिया बेटा, उन्होंने भारी आवाज में कहा। कोई बात नहीं अंकल बेन, यह तो मेरा फर्ज था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आगे से ऐसी चीजें मुझे सौंप दीजिए, मैं तो वैसे भी फ्री ही रहता हूं। मैं चाहता तो यही हूं, मगर अफसोस तुम आज सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे। अंकल बेन की आंखें हल्की सी नम हो गईं और उन्होंने अपने भारी हाथ से मेरे कंधे को थपथपाया। अच्छा, तुम मेरे को अंदर ले जाओ, मैं यही बाहर रुककर पीटर का इंतजार करता हूं। इतनी रात हो गई है अंकल बेन, अंदर बैठकर इंतजार करना सही रहेगा ना? मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अंकल बेन ने धीरे से हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। उनकी आवाज नरम थी, मगर आंखें और इरादे एकदम अडिग। नहीं बेंट, मैं यहीं इंतजार करूंगा। मेरी मौजूदा ताकत ऐसी थी कि अपनी एक उंगली से भी उन्हें उठाकर अंदर ले जा सकता था, लेकिन जब मेरा हाथ उनके बाजू से टकराया तो ऐसा लगा मानो मैं किसी पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा हूं। यह उनके सिद्धांतों और जिम्मेदारी की ताकत थी। मैं जानता था कि अंकल बेन जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वह पीटर के साथ एक बहुत ही गंभीर बातचीत थी, और मैं यह भी अच्छी तरह जानता था कि अभी अभी नई नई सुपर पावर्स पाने वाला और माता पिता के अतीत में खोया पीटर इस वक्त बहुत इमोशनल था और भावनाओं में बहकर वह अपनों को ही सबसे गहरा जख्म देने वाला था। मूल टाइमलाइन में यही तीखी बहस पीटर को गुस्से में दरवाजा पटककर घर से बाहर जाने पर मजबूर करती है। अंकल बेन उसे ढूंढने अंधेरी रात में बाहर निकलते हैं और बदकिस्मती से एक कारजैकर की गोली का शिकार हो जाते हैं।
भले ही मैंने पहले ही उस डकैत का काम तमाम कर दिया था, पर यह खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। कैनन इवेंट का खेल बहुत डरावना होता है। डेनिस ने सही तो कोई और अपराधी उस रात सड़क पर हो सकता था। अंधेरे में न जाने कितने खतरे घात लगाए बैठे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस बाप बेटे की बहस और टकराव को भी उस लुटेरे की तरह एक ही झटके में खत्म कर दूं और आने वाली तबाही को हमेशा के लिए मिटा दूं। लेकिन इंसानों के रिश्तों और जज्बातों की उलझने किसी को मारकर या हटाकर नहीं सुलझाई जा सकती। एक भारी बेबसी के साथ मैंने सिर हिलाया और आंटी में को लेकर घर के अंदर चला गया। घर के अंदर आंटी में के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जाहिर था कि उन्हें भी बाहर आने वाले तूफान और बहस का अंदाजा हो चुका था। कुछ नहीं होगा आंटी, मैंने उनके कान के पास झुककर बहुत धीमे से कहा। चलिए किचन में कुछ खाने को तैयार करते हैं। जिस तरह उन दोनों के मिजाज गर्म है, लड़ाई के बाद शायद दोनों को ही तेज भूख लगने वाली है। आंटी में मेरी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। ऐसा नहीं होगा बेंट, तुम और पीटर तो हमसे कभी झगड़ा नहीं करते। उनकी बातों में अटूट भरोसा था, पर उनके कदम अपने आप किचन की ओर बढ़ गए। उनकी पतली और थकी हुई पीठ को देखते हुए मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। आप सही कह रही है आंटी में, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। और अगर पीटर ने आज कोई भी ड्रामा या हंगामा किया तो मैं उसे सीधा कर दूंगा। हाँ, लड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। आंटी मैंने फ्रिज खोलते हुए मुड़कर पूछा, आज रात खाने में क्या पसंद करोगे? कुछ भी आसान सा बना लीजिए आंटी। मैं डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गया। फ्राइड चिकन या पोर्क चॉप, कुछ भी चलेगा। मुझे तो इतनी जबरदस्त भूख लगी है कि मैं पूरा का पूरा सुअर सफाचट कर सकता हूं। यह कोई मजाक या अतिशयोक्ति नहीं थी। ओमनिट्रिक्स के असर और स्पाइडर बाइट की वजह से हम दोनों के शरीर में मकड़ी की महाशक्तियां तेजी से डेवलप हो रही थीं। हमारा शरीर म्यूटेट हो रहा था और ताकत तेजी से बढ़ रही थी। इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शरीर को बहुत ज्यादा कैलोरीज और एनर्जी की जरूरत थी, जब तक कि शक्तियां पूरी तरह स्थिर हो जाए। दूसरी ओर, ओमनिट्रिक्स से अलग अलग एलियंस में बदलने पर ऊर्जा सीधे ओमनिट्रिक्स के कोर से खर्च होती थी, इसलिए उसे मेरी अपनी शारीरिक ताकत या स्टेमिना खत्म नहीं होता था।